नमस्कार। IND एनालिसिस बजट का बही खाता में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसी सत्र में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पूर्ण बजट पेश होगा। बजट को लेकर सभी की निगाहें हैं कि सरकार किस तरह का बजट लेकर आती है, क्योंकि सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार बजट की तैयारी में जुटी है। अनुमान है कि इस बार सरकार का बजट लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। इसमें डॉक्टर मोहन यादव सरकार की प्राथमिकताएं और विजन देखने को मिलेगा। वहीं इसमें पुरानी सरकार की कई योजनाओं के लिए जहां बजट का प्रावधान होगा, तो वहीं कुछ पुरानी योजनाओं को बंद करने के मामले पर भी ठोस निर्णय लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बजट में उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए भी बजट का प्रावधान है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा लगातार बजट को लेकर मंथन कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकताएं चुनाव के समय संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की भी है। दूसरी तरफ क्या बजट में जनता पर बोझ बढ़ेगा या जनता को राहत मिलेगी, इसके साथ ही क्या सरकार के खजाने की स्थिति ऐसी है कि वो जनता को राहत दे सकती है। आज तमाम इसी से जुड़े मसलों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह का बजट आने वाला है, किस तरह की तैयारी है, कौन से ऐसे सेक्टर और विभाग होंगे जिन पर बजट का फोकस होगा। चलिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जो कि बजट की तैयारियों में लगे हैं, बीते कल उन्होंने जिस तरह से वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले हम वो सुनवा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आने वाला मध्य प्रदेश का बजट जनता का बजट हो, जनता के लिए हो और सर्वस्पर्शी बजट हो। पूंजीगत व्यय में बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ोतरी हुई है और उसी प्रकार से पहले भी बजटों में इस प्रकार की बढ़ोतरी की और इस बार भी हमको पूरा भरोसा है कि हम इसमें पूंजीगत व्यय में हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हम करेंगे कि आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का बजट होगा वो बेहतर बजट होगा, जनता की भावनाओं के अनुरूप बजट होगा, किसी प्रकार का भार किसी के ऊपर नहीं आएगा। तो किस तरह से रहेगा बजट का बही खाता, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं कि क्या कुछ सरकार के पिटारे में है और किस तरह से जनता को राहत मिलेगी या फिर कहीं ना कहीं जनता पर कुछ बोझ भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं केदार सिरोही जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। सिरोही साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है ब्रजराज सिंह, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत करता हूं सर। और देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। देवदत्त दुबे जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले ब्रजराज जी, मैं आपके पास में आता हूं क्योंकि जनता को बहुत उम्मीद है और अब ये पहला मौका है कि जब सरकार पूर्ण बजट लेकर आ रही है। लगातार तैयारियां चल रही हैं, अलग अलग विभाग, अलग अलग सेक्टर को देखा जा रहा है कि किस तरह से बजट का आवंटन किस सेक्टर में किया जाए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा लगातार इस कार्य में लगे भी हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जनता किस तरह की उम्मीद बना के रखे, क्योंकि 2023 में तमाम सारे संकल्प पत्र में वादे भी थे और चूंकि इसके पहले अगर बात की जाए तो लेखानुदान आया था, पूर्ण बजट नहीं आया था। अब पूर्ण बजट आ रहा है, जनता किस तरह से अनुमान लगा सकती है? ब्रजराज जी। जनता पूरी तरह से आश्वस्त रहे कि जनता के हित के हिसाब से ही बजट आएगा। 20 सालों से लगभग हम इस प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। जहां भी आप हर क्षेत्र पे देखिए कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कभी एक बीमारू राज्य हुआ करता था, आज वो मध्य प्रदेश नंबर 5 की अर्थव्यवस्था भारत में बनने की ओर अग्रसर है। कृषि में आप विश्वास कीजिएगा कि कृषि के लिए बहुत अच्छी योजनाएं और बहुत अच्छा बजट आएगा। साथ साथ ही देखिए, अभी मोहन यादव सरकार ने व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए 24 घंटे व्यापार करने की अनुमति प्रदान की है। इसी तरीके से बजट कुछ दिनों में आ जाएगा
और वो सबके सामने होगा। लेकिन जो हमारे संकल्प पत्र में था, जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम मध्य प्रदेश को नंबर 5 अर्थव्यवस्था बनाएंगे, उसी के इनलाइन में ही बजट प्रस्तुत होगा और उसी पर अगले 5 साल कार्य होगा। सिरोही साहब, वो कह रहे हैं कि जो वादा किया था वो हम उसको निभाने जा रहे हैं और बजट ऐसा ही होगा। इसमें कांग्रेस भाजपा की बजाय हम अगर टेक्निकल बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी के इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूं कि आप 5 में लाओगे। 5 में क्यों लाओगे भाई? जब नंबर 2 का राज्य है तो 5 में क्यों लाओगे? अभी भी इनकम पर कैपिटा इनकम, दूसरी चीजों में हम लोग देखते हैं तो 10-15 नंबर पर है। आज मध्य प्रदेश के पास चैलेंज देखिए सर, एक तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो चुका है, आप देखिए। दूसरी तरफ किसानों को 2700 रुपए में का गेहूं देना है, 3100 रुपए का धान का पैसा देना है। दूसरी जो योजना है उनका करना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का करना है। और दूसरा जो आप बजट का मेन चीज अगर आप हमारे यहाँ स्टेट का अगर देखते हैं तो जो 110-15 लाख करोड़ का जो खर्च है, जिसमें सैलरी है, पेंशन है और इंटरेस्ट है, जो हम लोग उधार ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट 110-15 लाख करोड़ का तो हमारे ऊपर ये एक तरीके के फिक्स एसेट टाइप का खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आमदनी की बात आ रही है तो आमदनी कहाँ बढ़ाओगे आप? आमदनी जब बढ़ाओगे या तो डीजल पे इन पे बढ़ा के टैक्स बढ़ाओगे, या आपने जो दारू पे बढ़ाया है। आज हमको बहुत माइक्रो एनालिसिस करने की जरूरत है। आप देखिए पिछली बार जो स्टेट का टैक्स है, अब स्टेट का टैक्स है, सेंट्रल का जो हम लोगों को हिस्सा मिलता है वो है, और सेंट्रल की ग्रांट मिलती है वो। अब स्टेट में आप ला कहाँ रहे हो? आपका स्टेट का जीएसटी है, उसके बाद में आप वेट पे ले रहे हो, एक्साइज पे ले रहे हो, जमीनों की जो रजिस्ट्रियां हो रही उस पे ले रहे हो, वाहन वालों पे ले रहे हो। और अभी एक नया फार्मूला मध्य प्रदेश सरकार ने चालू किया है, हमारी अपनी प्रॉपर्टियां बेच के। पिछली बार भी शायद सर बैठे हुए हैं, 15,000 करोड़ का दुबे सर इन लोगों ने स्टेट नॉन टैक्स पे आए हैं, तो मुझे लगता है इस बार ये और उसको बढ़ाने जा रहे हैं। जब आपको कोई दूसरा, मेरे ब्रजराज जी ने सही कहा कि पहले बीमारू राज्य था, अभी आजकल इन्होंने वेंटिलेटर पे ला के रख दिया है। वेंटिलेटर पे भी ऐसे ला के रखा है कि ऑक्सीजन लेने के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, एक जगह से भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। बातें करना एक अलग बात है, पर चैलेंज बहुत है इस बजट में। आपको महिलाओं का लाडली पे बहना पे पैसा देना है। अभी सर पिछले जो शिक्षा का मसला है, दुबे सर आप भी काफी उठा रहे हो, मैं देख रहा हूँ। जो शिक्षा की व्यवस्था मध्य प्रदेश में बहुत बुरी तरीके से चरमरा चुकी है, 29,000 स्कूल बंद होने की कगार पर है। वो बजट आप कहां से लाओगे? आपका जो मनरेगा का है वो लोगों को मिल नहीं रहा। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। तमाम सारे सवाल हैं, जब मैं ब्रजराज जी के पास में आऊंगा उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि उनकी सरकार किस तरह से तमाम सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट आगे करेगी या करने वाली है। मैं सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास में आ जाता हूं। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से बजट ये कहा जा रहा है, लगातार बजट भी बढ़ रहा है, भारी भरकम बजट की जिस तरह से तैयारी है, क्या जो बात केदार सिरोही साहब कह रहे हैं कि तमाम चीज़ों को उन्होंने इंगित किया, एक सारे सेक्टर में, सारे विभागों में एडजस्टमेंट एक बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि लगातार जो बात आती है कि बार बार बाजार से कर्जा लिया जा रहा है, फिर इसका आशा ये रहता है कि जो खजाने की सेहत है वो ठीक नहीं है, संकल्प पत्र के वादों को भी आपको कहीं ना कहीं पूरा करना है। तो क्या मान के चले कि जो बजट होगा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जिसको लाने वाले हैं, कि तमाम सारी चीजें ऐसी कि जनता पर बोझ भी न पड़े, एक बेहतर बजट आए, इसकी संकल्पना या परिकल्पना कर सकते हैं सर? देखिए, वैसे तो लोक लुभावन बजट जब आता है, जब चुनाव करीब होते हैं, आखिरी बजट होता है, फिर चुनाव में जाना होता है। अधिकांश सरकारों के बजट देखें कि थोड़ा सा उसको अपनी स्थिति सुधारने, सरकार चलाने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। अभी चाहे आप घर की गृहस्थी चलाने का बजट देख लो, चाहे सरकार चलाने की, जब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होगा तो बहुत मुश्किलें होती हैं, बहुत उसके लिए कसरत करनी पड़ती है। और सरकार इस समय यही कसरत कर रही है, क्योंकि लाडली बहना योजना में जो पैसा जा रहा है उसके कारण बहुत चीजें गड़बड़ाई, कई विभागों का बजट गड़बड़ाया है। तो ये तो बड़ी एक तरह से जो कहते हैं ना कि
तीरंदाजी वाला काम है कि बजट ऐसा हो कि आम आदमी को राहत भी मिले और सरकार नियमित रूप से चलती रहे, वेतन समय पे बढ़ते रहे। और जिस तरह से सुझाव लिए जा रहे हैं आम जनता से, उसमें बहुत सारी अपेक्षाएं जनता व्यक्त कर रही है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। और मुझे लगता है कि कितनी भी बातें वित्त मंत्री कर लें, लेकिन बजट वैसा लोक लुभावन तो नहीं रहेगा जैसा चुनावी वर्ष में रहता है, क्योंकि परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना है सरकार के पास आर्थिक तो क्या देवदत्त दुबे साहब, कोशिश सरकार की यही रहेगी कि भले लोक लुभावन ना हो तो जस की तस स्थिति रखी जाए, किसी तरह का और बोझ ना डाला जाए, या फिर संभावना है, अब लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो वित्त की स्थिति है वो बेहतर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की ये कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ लोड बोझ जनता पर डाला जाए। किस रूप में हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि क्या सरकार की कोशिश यही रहेगी कि नहीं, जिस तरह की स्थितियां हैं उसी पर बजट को रखा जाए, या लगता है कि नहीं, बोझ बढ़ सकता है जनता पर? देखिए, सरकार प्राय करती है या होना चाहिए कि गरीब को बोझ का सामना ना करना पड़े। बड़े लोगों, अमीर लोगों को बजट में ऐसा प्रावधान, जो महंगी चीजें हैं, जो ऐशो आराम की सौंदर्य प्रसाधन है, और भी जो ऐसी चीजें हैं जिनसे वो कर सकती है, जैसे अभी चर्चा हो रही थी बड़ी जमीनें बेचकर, और भी ऐसे सरकार के पास कई सलाहें आ रही हैं, सुझाव आ रहे हैं, तो जिसमें एकदम से ना लगे कि अब चुनाव निपट गए तो लो देखो इतने एकदम से बढ़ा दिया। लेकिन कुछ चीजों की बढ़ने की संभावनाएं बाजार में आ गई है, खासकर जमीनों के रेट के मामले में, और भी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी से बहुत अच्छी आय होती है, आबकारी में आप देख रहे हैं वहां से। तो ऐसी जो चीजें हैं जहां से एक तरह से कर जुटाया जा सकता है और एक गरीब आदमी को बोझ न पड़े, ऐसा कुछ वो प्रयास करेंगे। चलिए मैं आता हूं सर आपके पास दोबारा। ब्रजराज जी के पास एक बार फिर आ जाता हूं। ब्रजराज जी, जिस तरह से केदार सिरोही साहब कह रहे हैं कि कर्जा बढ़ रहा है, और जाहिर सी बात है कि सरकार जब बजट लेकर आ रही है तो आगामी समय में क्या कुछ उसका एडजस्टमेंट रहेगा, कि दो चीजों पर क्या फोकस मान सकते हैं कि एक तरफ कैसे राजस्व को बढ़ाया जाए और दूसरी तरफ कैसे उस बजट को, जिसकी उम्मीद जनता लगाए बैठी है, एक सामंजस्य उसके बीच बनाया जाए। और जो कर्जा बढ़ रहा है, क्या कुछ इसका भी असर, इसकी भी छाया क्या इस बजट पे दिख सकती है? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि सिरोही साहब ने ये तो माना कि बीमारू राज्य हमको मिला था। आज मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज कोट करना चाहता हूं कि 2002-2003 में 23,000 करोड़ का बजट था, आज 3,14,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। 20 साल में कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा जो ये आंकड़े बोल रहे हैं। अब आते हैं, बार बार एक ही बात आती है कि कर्जा मिलता किसको है? जिसकी चुकाने की हैसियत होती है। दिग्विजय सिंह की सरकार में कर्जा ही नहीं मिलता था क्योंकि इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे थे। किंतु आपकी बात से मैं सहमत हूं कि राजस्व बढ़ाने वाले एरियाज पे बहुत फोकस होगा। कहीं ना कहीं हमको किसी न तरह से हमको राजस्व बढ़ाना होगा। और आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह का बजट केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए दिया है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि इकोनॉमी का पहिया चलेगा और हर सेक्टर को उसका फायदा होगा। इसके अलावा शिक्षा में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो हमारे सीएम राइस के स्कूल बन रहे थे वो कंटिन्यू होंगे, उससे और चीजें बेहतर होंगी। लेकिन सिरोही साहब, आप विश्वास कीजिए, और आपकी बात को मैं मतलब कायल हो गया कि पांचवा नहीं, हमको प्रयास करना चाहिए कि दूसरी इकोनॉमी बने हैं। और 5 साल बाद मैं आशा करता हूं कि हम कम से कम दूसरी इकोनॉमी इस देश में बने। डबल इंजन की सरकार केंद्र में और मध्य प्रदेश में मिलकर काम करेगी तो हम 100% इस प्रदेश को नंबर 2 इकोनॉमी में लेके जाएंगे। इसको एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, एक इकोनॉमिक फोर्स के रूप में मध्य प्रदेश को साबित करेंगे, स्थापित करेंगे। लेकिन आपने जिस तरह से कहा ब्रजराज जी कि बिल्कुल राजस्व बढ़ाने की तरफ सरकार का भी फोकस रहेगा, क्या कहीं ना कहीं ये कोशिश भी रहेगी कि नहीं, अब बहुत समय हो गया, थोड़ा बहुत कुछ जनता पर भी भार डाला जाए जिससे कि चीजों को और दुरुस्त किया जाए? ये इस तरह की भी चीजों की संभावना है?
राजेश जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बजट में आप सबकी इस उम्मीद पर कि हम जनता पर भार बढ़ाएंगे। हम कर्नाटक सरकार नहीं है कि कहते कुछ है और करते कुछ है। विश्वास कीजिए, औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप से ही इसका कोई ना कोई तोड़ निकाल कर राजस्व की बढ़ोतरी होगी। और बहुत सारे एरियाज हैं सर जिसमें काम करने से, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने से बहुत कुछ होगा। हम कभी कृषि में कहां हुआ करते थे, आज नंबर 1 है। तो आप विश्वास कीजिए कि डॉक्टर मोहन सरकार इस पे कार्य करेगी और अगले 5 साल में मध्य प्रदेश नंबर 2 और अर्थव्यवस्था बन के ही रहेगा। सरोज साहब, वो जिस तरह से कवायद कर रहे हैं बजट को लेकर, वो व्यापारियों से चर्चा कर रहे हैं, वो उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं, समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उन्हीं के अनुरूप इस बजट को डिजाइन किया जाएगा, उन्हीं के अनुसार ये बजट लाया जाएगा। तो फिर यहाँ कहाँ पर ये गुंजाइश सिरोही साहब बनती है कि बजट जनता से की उम्मीदों के अनुरूप नहीं हो सकता? तो ये क्यों पहले से आप लोगों का अनुमान है? ये जी, वो हमारे गांव में कहावत थी, मैं गांव का आदमी हूँ जी। तो जब भैंस चोर आता है ना, तो भैंस खोल के ले जाता अलग दिशा में और घंटी खोल के ले जाता अलग दिशा में। यही भाजपा है जी। ये बातें तो अभी व्यापारियों से, आम जनता से, सबसे करेंगे और बाद में उद्योगपतियों को, जो बड़े उद्योगपति, उनको फायदा देंगे। और इधर ये कौन सा अलाउद्दीन का चिराग है इनके पास? ये कह रहे हैं हम राजस्व बढ़ा लेंगे। अरे भाई, स्टेट का जीएसटी बढ़ाओगे तो जनता पे, वेट बढ़ाओगे तो जनता पे, एक्साइज बढ़ाओगे तो जनता पे, व्हीकल टैक्स बढ़ाओगे तो जनता पे, रजिस्ट्री और इन पे रेवेन्यू बढ़ाओगे तो जनता पे। ये 5 जगह से ही पैसा आता है ना। और 6वां जगह आप या तो सरकार की जमीन बेचोगे, यही करोगे ना। अभी सर ये क्या कर रहे हैं, जो इनका खेल समझिए। अभी दिग्विजय सिंह जी का नाम कर दिया प्रभु। आप तो वो बीमारू राज्य ला दो जहां पर हम लोगों को फ्री में बिजली मिलती हो, जहां पर हमारा फिजिकल डिफिशिएंट 0.5% से भी कम हो, जहां पर करप्शन ना हो। आज की तारीख में सर फिजिकल डिफिशिएंट जो है वो 4.5, अभी 5% के करीब चल गया। ये जो जितना भी बजट बढ़ा रहे, बृहराज जी, बहुत मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, कांग्रेस भाजपा की तरह भी मैं बात नहीं करूंगा। ये बहुत सिंसियर मुद्दा है, हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। सर 5% पहले खुद तय कर लो, हो क्या? ऊपर 5% पहले आप खुद तय कर लो, फिजिकल डिफिशिएंट। लोग 4.5 के ऊपर रेड अलर्ट डाल दिया है सर। बहुत से लोगों ने मध्य प्रदेश को रेड अलर्ट में डाल दिया है, पैसे नहीं दे रहे। अरे दिग्विजय सिंह जी कब कटोरा लेके गए थे भाई जी? उस समय तो सब लोग यहाँ खड़े होते थे, उन लोगों ने कर्जा नहीं लिया। और जो 20 साल में आप अफ्रीकन देशों की, युगांडा की और आपकी मध्य प्रदेश की, सुन लो, अरे सुन लो यार, सुन तो लो, घर जाके पढ़ लेना थोड़ा सा। देश के, प्रदेश की हालात फाइनेंशियली। मेरे भाई गुजरात जी, मैं आपकी बात ले लूंगा, पहले सरोही साहब को अपनी बात रखने दीजिए। सरोही साहब जारी रखिए बात को। मतलब क्या है, इनको थोड़ा ये कहिए, आज रात में जाके युगांडा से 20 साल का कंपेयर करें, इथोपिया से, मैं बता रहा हूँ, इथोपिया से, ऐसे देशों के नाम बता रहा हूँ, नाइजीरिया से, वहां जाके जरा कंपेयर करें। 20 साल में पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ हुई है, बजट की ग्रोथ हुई है। सब लोगों के यहाँ इन्वेस्टमेंट और टैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो रिफाइन होता गया और लोगों की जेब से पैसा निकलना चालू हुआ। अब ये बताइए, ये रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे? आप खर्चे तो बढ़ा रहे हो। देखिए सर, गांव में सीधी बात है, रेवेन्यू बढ़ाने की 2 बात होती है, या तो कमा लो जी, या उधार ले लो। अब ये बताए, कमाएंगे या उधार लेंगे? कमाएंगे तो हमसे कमाएंगे, उधार लेंगे तो हमारी जमीन बेच के उधार लेंगे। भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। वो हमारे गांव वाली कहावत है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। दूर के ढोल इनके सुहाने हैं, बातचीत में बहुत मौसम इनका सुहाना है। बाकी हकीकत आप देखिएगा, जो इस बार का बजट आएगा वो जनता के ऊपर बर्डन आएगा। जनता इनसे परेशान होने वाली है, क्योंकि इनकी जो इनकम सोर्स है, देखिए केंद्र सरकार इनको स्पेशल पैकेज नहीं दे रही है। केंद्र सरकार जो ग्रांट देने वाली है, वो ग्रांट भी इनकी कम हो गई है। तीसरी बात, और एक सर कम समय लूंगा, जो केंद्र स्पॉन्सर स्कीम पहले 90-10 की थी, 90% केंद्र देता था, 10 राज्य देता था, 60-40 हो गई है। दुबे सर इस पे बता देंगे। उसके कारण यूसी सर्टिफिकेट नहीं भेज पा रहे हैं। जो 40% राज्य को देना, इनके पास पैसे नहीं है। इनकी योजनाओं की इफिशियंसी बता दें मुझे, ब्रजराज भाई इतने पढ़े लिखे और इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। चलिए ब्रजराज जी कुछ कहना चाहेंगे, फिर देवदत्त दुबे साहब के पास में आऊंगा, संक्षेप में आप जवाब दे दें सिरोही साहब को। गांव की भाषा में जवाब देता हूं कि नाव कितने बाल, अभी रुक जाइए। 5 साल हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, हम करके दिखाएंगे, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। हमने 20 साल से किया है। अगर राजेश जी मुझे 2 मिनट का समय दें तो 2002 से लेके
2003 से लेके 2023 का जो आंकड़ा है मैं सुना देता हूं। ये कोई हवा में नहीं हुआ है, ये कोई अलादीन का चिराग घिसने से नहीं हुआ है, ये हुआ है ग्राउंड पे काम, इसको माना गया है लोगों ने। और मैंने दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया, वो ऑन रिकॉर्ड है। प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये देश बीमारू हो चुका है, इसको कोई कर्जा नहीं दे रहा है। अरे हमको कर्जा दे रहा है क्योंकि हम कर रहे हैं काम करके रिटर्न कर रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड रिटर्न कर रहे हैं। 60-40 देखिए राजेश जी, हर चीज तो अच्छी नहीं होती है, कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, कहीं हल्का होता है, कहीं बहुत खराब होता है। कुछ क्षेत्र में हम अच्छा कर रहे हैं तो कुछ क्षेत्र में खराब कर रहे हैं। रोहित साहब को तो बोलना है, सिर्फ बोलना है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है कि बोल के झूठ को रिपीट कर करके चलिए मैं आखिर में देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से केदार सिरोही साहब ने जिक्र किया, केंद्र स्पॉन्सर्स जो स्कीम है और जो केंद्र और राज्यों का एक पूरा ताना बाना एक जो सिस्टम है, क्या बहुत कुछ केंद्र पर भी डिपेंड रहेगा? हालांकि जिस तरह की अब इस बार सरकार आई और तमाम सारे जो सहयोगी हैं उन राज्यों को भी देखना है, स्पेशल पैकेज के लिए भी वहां पर बात हो रही है, तो बहुत कुछ केंद्र और राज्य के बीच में जो चीजें हैं वित्त को लेकर, वो भी आने वाले समय में इस पर आधारित होंगी। देखिए, वैसे तो देश में संघीय ढांचा है, लेकिन जब एक ही दल की सरकार होती है केंद्र में और राज्य में, तो फिर थोड़ा सा ढील दे के उनको सहायता दी जाती है। यदि दूसरे दल की सरकार है तो फिर दिक्कत होती है, लेकिन कुछ अनिवार्यता भी होती है कि हम जो पैसा भेज रहे हैं, आपने उसका यूटिलाइज कितना किया, उसका सर्टिफिकेट भी लगता है कि हमने इतने % इसका और इसका सदुपयोग किया। केंद्र की टीम आती है, वो निरीक्षण करती है। ऐसी एक प्रक्रिया चलती रहती है कि औपचारिकताएं तो पूरी करनी पड़ेगी, चाहे एक ही दल की सरकार भले ही हो। तो ये बात भी कुछ दिनों से सुनने में आई थी कि कुछ योजनाओं में ऐसा हुआ कि पूरा पैसा अभी तक उपयोग नहीं हुआ। तो चलिए, वक्त की कमी है तो बजट का बही खाता कैसा रहेगा, लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट तैयारी में जुटे हुए हैं। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो 1 जुलाई से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट लेकर आ रही है। देखना होगा कि उनके बजट पिटारे में प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ चीजें हैं। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।